हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो आज पेपर हुआ है 3 सितंबर 2020 को जेई का, ठीक है। और हम मॉर्निंग शिफ्ट का पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इवनिंग शिफ्ट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे हमने 2 सितंबर के डिस्कस करे हुए हैं, तो वैसे ही हम 3 सितंबर के पेपर जो आज हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीओ, पीओएच एंड पीओपी बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो क्या है आपके पास, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब स्ट्रक्चर पता चलेगा तभी तुम बॉन्ड बता सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने की मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता रखी है। तो पहले जो पेरेंट होता है उसका बनाओ। तो फॉस्फोरिक एसिड सबको पता होता है H3PO4, है ना, मैंने बता रखा है। जो पेरेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड उसको याद रखो। तो सबसे पहले बनाते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक क्या होता है H3PO4, ये आई थिंक सबको पता होगा, इसका स्ट्रक्चर पता है सभी को, चलो वेरी गुड। तो अब सवाल है पायरोफॉर्म कैसे बनते हैं। तो हमारे पास याद करो दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है मेटाफॉर्म और एक होता है पायरोफॉर्म। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सुना है आप लोगों ने, यस। तो ये सिखा रखा है मैंने। पायरोफॉर्म कैसे बनता है, जो पेरेंट होता है इसको डबल कर दो और उसमें से वाटर निकाल दो तो तुम्हारा पायरोफॉर्म तैयार। और मेटाफॉर्म कैसे होता है, खुद के एक सिंगल मॉलिक्यूल से वाटर निकालो तो तुम्हारा मेटाफॉर्म बन जाता है, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल से अगर हम वाटर निकाल देंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा या जो फॉर्म बनेगा उसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। और अगर इस फॉर्म को डबल करो और उससे वाटर निकालो तो उस फॉर्म को बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये एक जनरल स्टाइल है मेटा और पायरो बनाने की, नॉट ओनली फॉस्फोरस के साथ, कहीं पर भी अगर आपको मेटाफॉर्म और पायरोफॉर्म बनाने हैं तो ऐसे ही यूज करते हैं। जो एक कंपाउंड होगा इसी का अगर इसी से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो उसको मेटाफॉर्म बोलते हैं। कंपाउंड को 2 बार लिख के उससे वाटर निकालोगे तो उसको हम पायरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ा रखा है आप लोग को काफी बार अपनी क्लासेस के अंदर मैंने। तो चलो पायरो क्या बताया, इस कंपाउंड को 2 बार बनाओ। हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड था, इसको 2 बार बना दिया हमने, OH यही बोला है। डबल करके इससे क्या करो, पानी का मॉलिक्यूल निकालो। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O। तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, OH PO OH O, ये निकल गया, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा PO OH OH। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चर पता चलिए कैसे बनाना है। तो ध्यान रखना पायरोफॉर्म ऐसे ही बनाए जाते हैं, जो हमारा पेरेंट होता है उसको डबल कर दो और उससे वाटर निकालोगे तो यू विल गेट पायरोफॉर्म। अगर मेटाफॉर्म बनाना है तो उसी पेरेंट से H2 निकालो सिंगल मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। पीओ बॉन्ड, तो पीओ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 2। पी डबल बॉन्ड हो कितने दिख रहे हैं, 2। और सेकंड बोल रहा है पीओएच बॉन्ड, तो पीओएच कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। पीओएच बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 4। और लास्ट बोल रहा है पीओपी बॉन्ड, तो पीओपी बॉन्ड कितना दिख रहा है आपको, 1 बॉन्ड दिख रहा है। पीओपी इज 1, ठीक है। तो ऐसे कोई ऑप्शन गिवन होगा आपके पास, पीओ बॉन्ड 2, पीओएच बॉन्ड 4, पीओपी बॉन्ड 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। और इसके बारे में मैंने वैसे भी बोलता रहता हूं कि ऑक्सो एसिड्स जो होते हैं फॉस्फोरस के इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर एलिमेंट हुज आईयूपैक नेम इज अनिलीनियम, ठीक है। आईयूपैक नेम दे रखा आपको अनिलीनियम। आपको बोला जा रहा है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा सा आपका आईयूपैक नेम पे बेस्ड है। तो जरा देखो इसमें क्या करते हैं हम, पहले 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट है, तो ये पार्ट है, देखो एक हो गया अन पार्ट, एक हो गया नील पार्ट और एक हो गया इन पार्ट। क्योंकि हम जानते हैं ईएम जो होता है वो हर एक के लास्ट में लग जाता है। जब भी हम इस टाइप का आईयूपैक नेमिंग करते हैं तो ईएम तो लगना ही लगना है। तो इन 3 के नंबर्स बता दो। अन किसके लिए यूज करते हैं, 1 के लिए। नील किसके लिए यूज करते हैं, 0 के लिए। इन किसके लिए यूज करते हैं, 9 के लिए। और ईएम तो लगता ही है लास्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा 109। तो 109 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पता है ना नोमेनक्लेचर में कैसे कैसे यूज करते हैं। अगर 0 होगा, 0 के लिए नील करते हैं, 1 के लिए अन करते हैं, 2 के लिए बाई करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन, ठीक है। तो ये नंबर यूज करते हैं हम लोग। अन के लिए 1, नील के लिए 0, एन के लिए 9 और ईएम तो लास्ट में लगता ही लगता है। तो 109 क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन नोबल मेटल Au एंड प्लेटिनम रिएक्ट विद एक्वा रिजिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस के अंदर हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात एक्वा रिजिया क्या होता है सबको पता है, NO3 और HCl का मिक्सचर किस रेशो में, 1:3। इसको हम एक्वा रिजिया बोलते हैं, ये पता है आप लोग को। किस लिए यूज करते हैं, टू डिजोल्व नोबल मेटल्स को,
डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सबको डिजोल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है एक्वा रीजिया का। इसके पीछे एक स्टोरी भी है, स्टोरी आपको शायद पता भी होगी, अगर नहीं भी पता है तो मैंने बता रखी है। स्टोरी ये थी कि जब हिटलर, स्टोरी बताता हूँ चलो थोड़ी सी, मजा आएगा, जिसको नहीं पता है वो सुन लेगा। हिटलर के टाइम की बात है, कुछ साइंटिस्ट लोग थे जर्मनी से आके, अब मुझे दूसरी कंट्री का नाम याद नहीं है, वहां पर रिसर्च कर रहे थे। तो हिटलर ने एक बार एक नोटिस निकाला कि जो भी जर्मनी का से गोल्ड लेके अपनी कंट्री से बाहर जाएगा तो उसको हम मार देंगे, ठीक है। ये हिटलर का नोटिस था, मतलब फरमान था बोलते हैं। तो अब प्रॉब्लम हो गई, वो जो दो साइंटिस्ट थे वो गोल्ड मेडल थे उनके पास, दो अच्छे थे, और वो दूसरी कंट्री में क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों के पास गोल्ड था और वो जर्मनी से लाया हुआ गोल्ड था, जर्मनी में उनको मेडल मिला था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, उनके आसपास सिपाही वगैरह आ गए कि भाई इनको मारेंगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले सोचा कि इसको जमीन में गड्ढा खोद के डाल देते हैं ताकि कोई ढूंढे ना, पर जमीन में तो मिल जाता है, किसी को भी गड्ढा खोदते मिल जाता। तो उन्होंने क्या करा, उन साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम में HNO3 और HCl के मिक्सचर में उस गोल्ड को डाल दिया, जो गोल्ड कॉइन थे उनके पास, गोल्ड मेडल्स थे, उनको इस मिक्सचर के अंदर डाल दिया, और जिसके कारण से वो क्या हो गया, उसमें डिजोल्व हो गया, और वो वहां पर अपनी रिसर्च करते रहे। तो जब सैनिक लोग आए, सोल्जर्स आए देखने के लिए कि हाँ भाई इनके पास गोल्ड है कि नहीं है, तो उन्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो इस मिक्सचर के अंदर डिजोल्व हो गया था, ठीक है। तो वहीं से हमारा इस एक्वा रीजिया का डेवलपमेंट और इसकी कह सकते हो डिस्कवरी हुई कि इसका यूज करते हैं हम इन मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। छोटी सी स्टोरी है, वो आप लोग को मे भी पता होगी, वरना बता ही दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक्वा रीजिया होता है, 1:3 के मिक्सचर में हम लेते हैं एक्वा रीजिया को। अब जब ये रिएक्ट करता है AU के साथ, तो AU के साथ रिएक्ट करेगा HCl प्लस HNO3 रिएक्ट करेगा, तो क्या बनता है HAuCl4 प्लस NO। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी गैस लिबरेट हो जाती है। तो हमारी कौन सी गैस निकलती है, NO गैस निकलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल तो रहेगा प्लस H2, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं आपको कि पहले तो पता होना चाहिए एक्वा रीजिया क्या होता है, और दूसरी कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस लिबरेट हो जाती है। क्लियर हो गया? तो हमारा ऑप्शन दे ही रखा है NO डस्टर, ठीक है। इसको बैलेंस वगैरह आप लोग कर लेना अपने आप, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बस हमारा एक ओवरव्यू था समझना कि कौन सी गैस लिबरेट होती है। ये आप लोगों ने वैसे P ब्लॉक के अंदर देखा भी होगा, HNO3 के अंदर, ठीक है। नाइट्रिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा P ब्लॉक्स में, उसके अंदर ये रिएक्शन देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच हैज वीकेस्ट बॉन्ड। तो बॉन्ड सबसे वीक किसका होगा? तो देखो ऐसे तो बॉन्ड नहीं बता पाओगे, तो तुम क्या निकालो, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने ट्रिक्स बताइए, क्या बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो क्या क्या है हमारे पास, NO माइनस है, NO2 प्लस है, NO है और NO माइनस। NO माइनस 2 बार आ गया, चलो इसको 2 माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। ये NO माइनस, NO2 प्लस NO, और इसको चलो NO2 माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। ट्रिक्स मैंने सिखा रखी है, जिसको नहीं पता है देख लो। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया, 8, 16। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 8 प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो -2 कर देंगे। +2 का मतलब ये होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो कितना हो गया, कितना हो गया, 15, और 2 चले गया, कितना बच गया, 13। इतना हो जाएगा। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। और NO2 माइनस में चेक करो, इसमें कितना होगा, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल कितना हो गया, 16, 17। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने सिखाया था आप लोग को, एक ट्रिक बताई थी। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, या 13 होगा, 12 होगा, 10 11 होगा। 0.5 घटाते रहो। तो 14 का अगर 3 है तो 15 का कितना होगा, 2.5। 16 का कितना होगा, फिर 0.5 घटाओ 2। 17 का कितना होगा, 1.5। सिमिलरली ऊपर भी चलता है।
14 का अगर 3 है तो 13 का कितना होगा 2.5, इसका 2 होगा, इसका कितना होगा 1.5। इस तरीके से हमने ट्रिक सीखी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इतने होंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इतना होगा। तो चेक कर लो, देखो कितना है इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, इसका आ गया 13, 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, इसका आ गया 15, 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इसका 2.5 और इसका आ गया 17, 17 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इसका 1.5। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, हर एक जो कंपाउंड जो भी हमें गिवन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो हमें पता है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और आपसे यहाँ क्या बोल रहा है, वीकेस्ट बॉन्ड पूछता है कि सबसे वीक बॉन्ड कौन होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सबसे कम होगा वही सबसे वीक बॉन्ड होगा। तो देख लो इन सब में सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है तुम्हें, इसी का दिख रहा है 1.5 का। तो ये तुम्हारा समझो ना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा क्या होगी बॉन्ड की पावर होगी, उनको तोड़ने में मुश्किल होगी। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इन दोनों की होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है विच हैज वीकेस्ट बॉन्ड, सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सबसे कम होगा। तो सबसे कम इन सब में किसका बॉन्ड ऑर्डर है, इसका है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका NO2-। ठीक है, अब ऑप्शंस में देख लेना आप लोग, क्योंकि मैंने पहले भी बोल चुका हूं मेरे पास ऑफिशियल क्वेश्चंस और ऑप्शंस नहीं है, बस पता है मुझे थोड़े थोड़े से ऑप्शंस, थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने मुझे दिए हैं, उन्होंने जो बताए हैं मुझे, तो वही उसके बेसिस में हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो ऑप्शंस वगैरह होंगे वो आप लोग देख सकते हो जब भी आपकी क्वेश्चंस रिलीज होंगे ऑफिशियल वेबसाइट में जेईई की। ठीक है, वरना लॉजिक तो आपको पता ही चल गया, लॉजिक मैंने समझा दिया। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर इनमें इनका जा रहा है तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ वीक पूछ रहे हैं तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वही सबसे वीक होगा। ठीक, ओके, क्लियर है भाई। तो एक छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखोगे आप लोग तो काम अच्छे से बन सकता है आप लोग का, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, Cr Cl Cl OX, ये होता है सिस फॉर्म, 3 आ गया। और इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म बनाना चाहूं तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा आपका, ट्रांसफॉर्म बना सकते हो आप OX OX Cl Cl, ये आपका बनेगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मतलब ये A ऑप्शन हो गया, ये B ऑप्शन हो गया, ऐसे CVD भी तुम बना लेना अपने आप। ठीक है, इनमें से बोल रहा है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, ये थी कंडीशन। पहली बात तो ट्रांसफॉर्म में देखो एकदम प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो इसके अक्रॉस, अगर मैं इसके अक्रॉस देखूंगा तो इसके अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आप लोग को पता, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो 4 होते हैं 1 2 3 4, ये सेम प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है एक प्लेन के नीचे होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, मैंने इसी 4 के अक्रॉस सिमेट्री काटी है, तो इस 4 के क्रॉस काटी है तो एकदम ऊपर और नीचे सेम सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ POS इज प्रेजेंट। और अगर POS प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगर इस वाले की, तो देखो ध्यान से देखना, गलती हो सकती है यहाँ पर, गलती ये हो सकती है तुमसे, तुम ऐसे काटोगे और बोलोगे सर इसमें भी, ऐसे काटोगे और बोलोगे सर इसमें भी POS प्रेजेंट है, तो मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और वही हो जाएगा गलत। ठीक है, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि इसमें POS क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, और इसी वजह से ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आ रही बात समझ में। ऐसे काटते हुए दिखना है हमें, ऐसा अगर देखेंगे सॉरी, ऐसे देखते हुए तो दिख रहा है कि 2 आइडेंटिकल प्लेन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर जरा अगर इसका 3D फिगर देखोगे तो 3D फिगर में जरा ध्यान से समझना। एक नोटबुक ले लेते हैं, ठीक है, सपोज ये है मेरे पास, ठीक है, क्या है कहानी, देखो ध्यान से, सिस फॉर्म को मैं समझा रहा हूं, ट्रांसफॉर्म तो एकदम समझ आ गया आपको। तो क्या है कहानी जरा देखो, एक यहां पर है सेंट्रल एटम जो हमारा है, एक लिगेंड 2 3 4, ये 4 लिगेंड सेम प्लेन में होते हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर होता है, एक नीचे, एक प्लेन के नीचे होता है। ठीक है, 1 2 3 4 सेम प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल तैयार हो गया। इस वाले में क्या है, ये ऑक्सिलेट और ये ऑक्सिलेट, यहां पर है ऑक्सिलेट, यहां पर ऑक्सिलेट है, नीचे क्लोरीन है, ऊपर क्लोरीन है, तो तुमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री काट दी, तो इसलिए ऊपर और नीचे क्या दिखा, बराबर दिखा।
पर जब यहां बनाया, यहां से देखो ध्यान से, तो यहां पर देखो बीच में क्रोमियम है, यहां पर और यहां पर क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन दो क्लोरीन, एक क्लोरीन ये वाला हो गया इस एंड में, समझ आ रहा है, और एक क्लोरीन इस एंड में हो गया, ठीक है, एक क्लोरीन इस एंड में हो गया, एक क्लोरीन इस एंड में हो गया। हार्ड कॉपी ले लेता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो क्रोमियम यहां पर है, एक क्लोरीन इस एंड में हो गया, एक क्लोरीन इस एंड में हो गया। अब देखो एक यहां पर होना चाहिए, एक यहां पर होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक क्लोरीन यहां हो गया, एक क्लोरीन यहां हो गया। अब ये जो ऑक्सिलेट जुड़ा हुआ है, ये देखो यहां से ऐसे जुड़ा है, समझो, नीचे ऐसे उठ के ऐसे जुड़ा है, और ये वाला ऑक्सिलेट जो जुड़ा है ये ऐसे ऐसे जुड़ा है, ऐसे, समझ लो 3D फिगर, ये प्लेन के ऐसे है और ये वाला ऐसे है, ऐसे, और ये क्लोरीन यहां, क्लोरीन यहां, समझ गया 3D फिगर। देखो क्लोरीन क्लोरीन यहां पर नहीं जुड़ा है, ये उठ के ऐसे जुड़ा है, क्योंकि एक तो नीचे होगा ना, तो नीचे से उठ के यहां तक जुड़ा है ऑक्सिलेट, और ये वाला यहां से उठ करके ऊपर से जुड़ा है। तो इसी वजह से इसमें सिमेट्री नहीं है, पीओएस एब्सेंट है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर यहां पर पीओएस प्रेजेंट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बात समझ में एकदम सही से, ठीक है, चलो ठीक है। बाकी डिटेल में आप लोग को कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर आपको बताई रखी हैं सब चीजें, जब आपको पढ़ाई गई थी, है ना। बस लॉजिक समझो, देखते साथ नहीं देखना, क्योंकि ये 2D बोर्ड है, यहाँ पर तो हम बनाएंगे तो हमें डेफिनेटली 3D फिगर समझना थोड़ा आसान नहीं होगा यहाँ पर, है ना। हमें लगता है कि वहां भी पीओएस प्रेजेंट है, पर एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सॉलिड सब्सटेंस एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, ये दे रखी है आपको 405 पिकोमीटर, डेंसिटी दे रखी है आपको 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड रेडियस, आपको रेडियस बतानी है, और एम दे रखा है आपको 109 ग्राम पर मोल, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड डेंसिटी का D = ZM अपॉन A क्यूब इंटू N, ये फॉर्मूला होता है। डेंसिटी की पुट कर दो, वैल्यू कितनी है 10.9, सबसे पहले Z निकालना पड़ेगा, M कितना है 109, A क्यूब, A जरा देखो किसमें पिकोमीटर में है, पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इस पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो भी कैलकुलेशन करोगे ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना है, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर हो जाएगा, उठा के पुट कर दो, तो 405 इंटू 10 की पावर -10, और इसका क्या है क्यूब, समझ गए। मैंने क्या करा, ये पिकोमीटर में गिवन था, पर डेंसिटी किसमें गिवन है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए मैंने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और Na का 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये Na की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ऐसे Z निकल आएगा, 10 आ गया, 109 से 109 कट गया, Z इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब 4.05 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा, इसका क्या हो गया क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसको भी यहाँ लेके चले गया, 6.02 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, एक नीचे यहाँ पर 10 बचा हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैंने इसको ऑलरेडी रफ में सॉल्व कर लिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3.9 या फिर 4 के अराउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे ही क्या आएगा, जैसे ही हमारा क्या आएगा Z की वैल्यू आ गई 4, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारी Z की वैल्यू 4 आ गई, अब हमें पता है Z अगर 4 है, मतलब क्या है, कौन सा सॉलिड है, FCC है, और FCC के लिए रिलेशन पता होता है तुम्हें R का और A का, क्योंकि हमें R निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो R क्या होता है A√2/4, ये होता है फॉर्मूला। तो A की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है, A है आपका 405, ये भी पता होता है तुम्हें कितना होता है 1.414, और 4 आ गया, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें निकालना था, इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा रेडियस निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4 4 2, तो चलो 101.2 इंटू 1.41, तो आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ए की यूनिट क्या थी जरा देखो, यहाँ क्या किस यूनिट में पुट करा हमने, 405 पिकोमीटर में, तो जो आंसर आएगा वो भी किस यूनिट में आएगा, पिकोमीटर्स में आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो बस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना आप लोग, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द बफर सॉल्यूशन। ओके, तो बफर सॉल्यूशन तो पता है हम लोग को, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जो पीएस रेजिस्टेंस सिस्टम होता है उनको बफर सॉल्यूशन कहते हैं,
है ना। कौन सा होगा इनमें से? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लग थोड़ा अटपटा सा रहा है पर बहुत ही सिंपल। बफर बनता कैसा है? बफर बनता है वीक एसिड से। दो टाइप का बफर होता है, एसिडिक और बेसिक। कैसे बनता है? वीक एसिड से एंड इट्स सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट होगा उसमें एसिड यही होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस, समझ लो। और बेसिक बफर कैसे बनता है? वीक बेस होना चाहिए और साथ ही साथ उसके सॉल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरीके से बफर बनते हैं। तो देखो सबसे पहले वीक एसिड पहचानो कहां पर है। तो देखो CH3COH वीक एसिड है, ठीक है, पर ये क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। तो वीक एसिड के साथ सॉल्ट चाहिए हमें विद स्ट्रॉन्ग बेस, पर यहां तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया ना, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला चेक करो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि क्या चाहिए हमें? वीक एसिड चाहिए, वो भी गया। ये चेक करो, वीक एसिड आया पर यहां पर भी क्या आ गया? बेस आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ लास्ट ऑप्शन ही होगा। और इसमें देख लो वीक एसिड है, CH3COH इज वीक एसिड, और देखो इसके साथ क्या मिला हुआ है? CH3CONA, मतलब यहां पर है CH3COH वीक एसिड है, और सॉल्ट इसी सॉल्ट जब बनता है, सॉल्ट के लिए क्या चाहिए? एसिड चाहिए प्लस बेस चाहिए। तो जो एसिड होगा वो यही होना चाहिए, ये इसलिए बोला है इट्स सॉल्ट। तो एसिड यही लिख लिया हमने CH3CO, और जो बेस होगा वो क्या होना चाहिए? कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या लिया? NaOH लिया। तो Na भाई CH3COH करोगे और अगर NaOH लोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? CH3CONA बनेगा ना। ये वीक एसिड और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट इट्स सॉल्ट, मतलब इसी एसिड का सॉल्ट लेना है, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो बने। तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है तो इसके साथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा। तो ये तुम्हारा एक बफर का काम करेगा। ऑप्शन में देखो ये दे रखा है CH3COH और CH3CONA, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम बफर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ठीक है, अब और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर लिख दिया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इन 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं किसका? ग्लूकोज का। सपोज कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर? 0.1। फाइंड द परसेंटेज W/W ऑफ वाटर इन द सैंपल। तो आपको वाटर बताना है कितना होगा। तो अगर याद करो, अगर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स तुम क्या ले लो? सपोज NB ले लो, और ग्लूकोज के क्या ले लो? Na ले लो। ठीक है, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स Na ले लिए, ग्लूकोज के ऐसे लिखते हैं, NW ले लेते हैं, इसको Ng लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो। वाटर के लिए NW, ग्लूकोज के लिए Ng, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है आपको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ऐसे ही निकालना है टोटल मोल फ्रैक्शन। ए का निकालना है तो Na/Na+NB, तो ग्लूकोज के दे रखे हैं तो लगा दिया। और हम मान लेते हैं लाइक टोटल मोल, कुछ नहीं गिवन है, हमें टोटल मोल कितने मान लेते हैं? टोटल मोल इज 1। टोटल मोल कितने मान लेता हूं मैं? 1 मान लेता हूं, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम टोटल मोल 1 मान सकते हैं। तो टोटल मैं मोल 1 मान लिए, टोटल मोल मतलब ये, तो ये मैं 1 मान सकता हूं। और एक्स ग्लूकोज का दे रखा है आपको, एक्स ग्लूकोज का दे रखा है 0.1 इज इक्वल्स टू Ng। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के निकल जाएंगे, और टोटल मोल मैंने ऑलरेडी मान चुका हूँ कितना है मेरे पास, सपोज 1 है। तो अगर टोटल मोल 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया बेटा? 0.1 आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गए? 0.1 आ गए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए आपके 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? टोटल 1 है, ग्लूकोज के 0.1 है, तो माइनस कर देंगे तो वाटर के कितने बचेंगे? 0.9 बचेंगे। ठीक है, तो पहली बात समझ आ गई कि हमने कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें ग्लूकोज के, बाय यूजिंग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का यूज करके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब आपको परसेंटेज बाय वेट निकालना है, परसेंटेज W/W निकालना है। तो निकाल लोगे, किसका? वाटर का निकालना है, वाटर का निकालना है ना, मतलब वेट किसका चाहिए होगा आपको? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय, यहाँ क्या नीचे W/W है, और यहाँ चाहिए होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज। सॉल्यूशन इन दोनों को मिलके ही तो बन रहा है, तो ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो वेट कितना होगा वाटर का? तो देखो मोल्स दे रखे हैं, तो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर लो? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारा वेट आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.9, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। सिमिलरली वेट ऑफ वाटर कितना है? 0.9, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मोल्स हैं 0.9, मोल इज 0.9, मॉलिक्यूलर वेट इज 18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट को, तो यू विल गेट वेट, क्योंकि यहाँ पर हमें वेट चाहिए।
और ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं 0.1, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लूकोज का वेट आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर ही रखा है रफ में, तो इसका आंसर आता है 47.3 के अराउंड। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, भाई मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर रखा है मैंने, तो 47.3। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीज़ है आपको समझना कि अगर मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है तो मोल फ्रैक्शन से हम मोल कैसे निकालेंगे, और मोल एक बार निकल जाएंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब है वेट ऑफ जो पूछा गया है वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन के अंदर क्या आएगा वाटर प्लस ग्लूकोज। और वेट कैसे निकलता है, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का क्या, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसका यूज करके निकल जाएगा। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है H2 का 373 केल्विन, आपसे बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, H2S का क्या होगा। तो यार पता है आप सभी को, तो वाटर किस फॉर्म में मिलता है हमें, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है वाटर, और H2S किस फॉर्म में मिलती है हमें, गैस फॉर्म में मिलती है, पता है ना। ये तो जनरल हमारा एस ब्लॉक का ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया है। H2S गैस फॉर्म में मिलते हैं तो डेफिनेटली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, कम, काफी कम होगा, काफी कम होगा। और वाटर का हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो काफी कम होगा मतलब 300 केल्विन से भी इसका कम ही रहा होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। समझो ना, वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो H2S का 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो जाते हैं, तो आप चेक करोगे तो लेस देन 300 केल्विन आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछ लेता है एनसीईआरटी में, मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम में, कि वाई H2S has higher boiling point than H2O has higher boiling point than H2S। ठीक है, तो क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन कैन फॉर्म H2O कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो H2S से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द कंडक्टेंस ऑफ NaCl एंड BaSO4 इज C1 एंड C2, NaCl का कंडक्टेंस दे दिया आपको C1 एंड BaSO4 का दे दिया आपको C2, टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है T1, विच इज करेक्ट। तो कंडक्टेंस आपको पता है किसका ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा, तो इन दोनों में आप लोग पहचान सकते हो NaCl और BaSO4 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, NaCl, मतलब ये कंप्लीटली सोल्यूबल होगा, है ना। और पर बेरियम सल्फेट क्या होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इन कंपैरिजन टू NaCl। तो जितना ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा आयंस होंगे उसके कारण होती क्या, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, आयनिक मोबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण से कंडक्टेंस बढ़ता है ना। तो सबसे पहले वही हमें चेक करना होता है, सिंपल कंडक्टेंस का क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा किसमें होगी, जिसके आयन ज्यादा मिलेंगे, और जब NaCl और बेरियम सल्फेट को हम कोरिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें पता है NaCl पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और बेरियम सल्फेट उतना कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब NaCl का कंडक्टेंस जो C1 है इज ग्रेटर देन C2। ठीक है, C1 क्या होगा, ग्रेटर देन रहा होगा C2 से, C1 क्या रहा होगा, इज ग्रेटर देन C2। क्लियर हो गया, C2 से बड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। इसको मार्क कर देते हैं, मार्कर का है, थोड़ा आप लोग को साफ साफ सा दिखे। ठीक है, तो हमने 10th क्वेश्चन तक बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोग को पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकलती है, मोलरिटी इंटू 11.2, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलती है H2O2 की, मोलरिटी इंटू 11.2। सॉल्यूशन वाले में बात करी, और इसकी बात हमने जो हाइड्रोजन वाला चैप्टर होता है 11th क्लास का, उसके अंदर भी हमने बात करी हुई है। ठीक है, H2O2 उसके अंदर कंपाउंड रहता है, तो उसके अंदर हमने स्ट्रेंथ निकाली हुई है, मोलरिटी इंटू 11.2। तो मोलरिटी देखिए, देखो क्वेश्चन की 8.9 मोलर, 8.9 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर। तो ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो 99.6 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑर्डर इज मल्टी स्टेप, फर्स्ट ऑर्डर इज सिंगल स्टेप, जीरो ऑर्डर इज मल्टी स्टेप, जीरो ऑर्डर इज सिंगल स्टेप। एकदम सिंपल सा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। देखो मल्टी स्टेप जो रिएक्शंस होती हैं, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, उसमें क्या होती है, एक चीज बता रखी है मैंने आप लोग को, जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं या फिर जिसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शंस बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस, उसमें ऑर्डर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी होती है। समझो ना, जो सिंगल स्टेप्स होती है उसमें ऑर्डर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो सोचो अगर जीरो ऑर्डर सिंगल स्टेप होगा, जीरो ऑर्डर सिंगल स्टेप होगा मतलब ऑर्डर तो जीरो है, तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो होगी क्या? और हम लोग जानते हैं जीरो तो मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी कम से कम 1 तो होती है ना। बात समझ लो, जीरो ऑर्डर होगा अगर सिंगल स्टेप, सपोज, तो अगर सिंगल स्टेप होगा तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल है, तो अगर ये जीरो ऑर्डर की होगी तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। और भाई किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो ही नहीं सकती है, मतलब जो जीरो ऑर्डर है वो कभी सिंगल स्टेप होता ही नहीं है, जीरो ऑर्डर हमेशा मल्टीपल स्टेप होता है। तो डायरेक्ट आंसर तुम्हारे सामने है, जीरो ऑर्डर इज मल्टी स्टेप ऑलवेज। ठीक है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, ऑलवेज मल्टी स्टेप होता है। अब फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट ऑर्डर इज मल्टी स्टेप, ये सिंगल स्टेप भी हो सकता है। अगर ऐसा हो 2A से B मिल रहा है तो देखो सिंपल रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर भी 2 मॉलिक्यूलरिटी भी 2, समझ लो। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ये सिंगल स्टेप भी हो सकते हैं और मल्टीपल स्टेप भी हो सकते हैं, पर जीरो ऑर्डर इज ऑलवेज मल्टी स्टेप, जीरो ऑर्डर सिंगल स्टेप नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, सबसे अच्छा हाइड्रोजन किसके पास है, मतलब ये जो हाइड्रोजन, सॉरी CH2 होना चाहिए, किससे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा, इसमें ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ग्रुप चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें एल्काइन ग्रुप है, ठीक है, पर इसमें हमारा कौन सा ग्रुप है, देखो CH2 CO ईस्टर ग्रुप है ये आपका, पहले वाले में A हो गया, B तो नहीं हो सकता, मतलब ठीक है एसिडिक है पर इनके रेस्पेक्ट में कम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं -I या फिर -M ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को, एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये भी -I ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तीनों के तीनों -I ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो इंक्रीज करेंगे एसिडिक कैरेक्टर को। तो डेफिनेटली बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई -I ग्रुप नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो बी बनाने का कोई मतलब नहीं है, सी बनाते हैं। सी क्या होगा, CH2 CN और डी क्या होगा आपका CH2 एनहाइड्राइड आ गया आपका ये CH3 और OCO CH3, ये आपका डी हो गया। ठीक है, सबसे पहले पहचानो ग्रुप्स कौन से हैं। तो देखो CN जो ग्रुप होता है ये आपका -I ग्रुप भी होता है, -M ग्रुप भी होता है। ये वाला ग्रुप केवल और केवल -I ग्रुप है, और ईस्टर ग्रुप भी आपका -I होता है, -M ग्रुप होता है। ये समझते हो -I -M का लॉजिक, ये केवल -I ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट, पर यहाँ पर इंडक्टिव के साथ साथ मीजोमेरिक इफेक्ट भी है। मीजोमेरिक मतलब कुछ रेजोनेंस टाइप की चल रही होगी, चलो देख लेते हैं कैसे। तो CN का स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है, आपको पता है। तो सोचो अगर क्या करोगे तुम, वैसे यहाँ पर रहेगा, अगर क्या करोगे इसका कॉन्जुगेट बनाओगे, एसिड के लिए हम कॉन्जुगेट बनाते हैं, तो कॉन्जुगेट बनाओगे तो ऐसे हाइड्रोजन हटेगा, और हाइड्रोजन हटेगा तो क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो देखो कॉन्जुगेशन में आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स, तो यहाँ कॉन्जुगेशन में जाती है, कॉन्जुगेशन मतलब -I ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अब ये काम यहाँ करोगे सपोज, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, तो हाइड्रोजन जैसे हटाओगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। भाई कार्बन ने क्या करा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो माइनस चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। यहाँ देखो कॉन्जुगेशन नहीं दिखी है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन क्या होगी, ब्रेक हो गई है। ठीक है, इसी वजह से ये केवल -I ग्रुप है, -M ग्रुप नहीं है। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन है तो -M है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेफिनेटली -I ग्रुप तो होगा। बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ से भी अगर इलेक्ट्रॉन खींचोगे भाई, तभी तो यहाँ से CH- होगा और H+ बाहर निकलेगा, यहाँ से भी H+ बाहर निकला और यहाँ से भी H+ बाहर निकला। यही हमारा मेन टारगेट है। एसिड कौन होते हैं, जो H+ देते हैं, तो H+ यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया। अब देखो यहाँ नेगेटिव जैसे आया तो देखो यहाँ कॉन्जुगेशन दिख रही है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन है, मतलब ये भी -I ग्रुप है। याद है कॉन्जुगेशन मैंने बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये हो सकती है, या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो सकती है, या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पे। इस टाइप की वेरियस कॉन्जुगेशंस हम लोगों ने पढ़ी हुई है रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर।
तो इनमें से देखो कौन सी कॉन्जुगेशन, अगर ये इनमें से कोई प्रेजेंट है तब तो वो एम इफेक्ट शो करेगा, वेदर एम प्लस एम और माइनस एम, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हमने देखा। तो देखो यहां पर अगर मैंने जैसे H निकाला तो देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाली कॉन्जुगेशन दिख रही है, तो इसलिए एम इफेक्ट शो करेगा, खींचने वाला है तो इसलिए माइनस एम, आई इफेक्ट तो है। सिमिलरली यहां पर भी कॉन्जुगेशन है तो इसलिए माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा। पर ये वाला जैसे ही हाइड्रोजन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो देखो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई है, सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होता, समझ रहे हो, इसीलिए ये माइनस एम शो नहीं करता है, केवल बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, खींचने वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, इसीलिए केवल ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बात समझ आ गई। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता है ये माइनस एम इंक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को, तो इसमें तो माइनस एम है नहीं तो ये भी हट जाएगा, बचे ऑप्शन ये दोनों, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसमें माइनस एम है नहीं, केवल माइनस आई है, पर माइनस आई इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस एम डोमिनेटिंग होता है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी हट गया, बचे ये दोनों। और इन दोनों में जब हम चेक करते हैं CN और ईस्टर, तो माइनस एम का मैंने ऑर्डर बता रखा है आप लोग को, और आप सभी के पास माइनस एम का ऑर्डर होगा कि कौन ज्यादा माइनस एम शो करता है। तो जब हम CN को और ईस्टर को देखते हैं तो ज्यादा स्ट्रांगली माइनस एम किसका होता है, CN का होता है, तो CN का होने के कारण डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रॉन्ग माइनस एम होता है ईस्टर के कंपेरिजन में, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस और हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं मेरे पास, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने और क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं हमारे सेम शिफ्ट के। ठीक है, तो क्वेश्चन है 14, नोवेस्ट्रोल कैन रिएक्ट विथ फॉलोइंग रिएजेंट। तो नोवेस्ट्रोल का मैंने डायग्राम बना रखा है आपके लिए, ये नोवेस्ट्रोल का डायग्राम है, आपको याद रहना चाहिए वैसे डायग्राम। ठीक है, वैसे मैंने बना दिया है, किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो सोचो ये रिएजेंट है, कहाँ रिएक्ट करते हैं, तो देखो ब्रोमीन वाटर कहाँ रिएक्ट करता है, तो ब्रोमीन वाटर दो जगह रिएक्ट करता है, Br2H2O, एक तो फिनॉल में रिएक्ट करता है, याद करो फिनॉल में रिएक्ट करके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है ना, और साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में भी रिएक्ट कर सकता है। तो देखो यहाँ पर फिनॉल भी दिख रहा है हमें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी दिख रहा है, तो मतलब ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, HCl ZnCl2 लुकास रिएजेंट होता है, लुकास रिएजेंट कहाँ रिएक्ट करता है, HCl ZnCl2 कहाँ रिएक्ट करता है, जो हमारा अल्कोहल होगा, याद कर रहे हो 3 डिग्री अल्कोहल में इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है, 2 डिग्री में 5-10 मिनट के बाद मिलती है, मतलब HCl ZnCl2 कहाँ रिएक्ट करेगा, जहां अल्कोहल होगा। तो कंपाउंड में देखो क्या अल्कोहल प्रेजेंट है, तो यस दिस इज योर अल्कोहल, इसको मत बोलना ये आपका क्या है, फिनॉल ग्रुप है, ये हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल प्रेजेंट है, तो मतलब HCl ZnCl2 के साथ भी ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड है I2OH, आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, जहां C डबल बॉन्ड O के एक तरफ क्या मिल जाए, CH3 ग्रुप मिल जाए, वहां हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगाते हैं। पर यहाँ एक्चुअल में C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप है वही प्रेजेंट नहीं है, तो वो प्रेजेंट नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा ये वाला कंपाउंड। और लास्ट है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन देते हैं, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन देता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलता है आपको, कौन देता है, फिनॉल्स देते हैं। फिनॉल के अंदर पड़ा है तो फिनॉल हमें दिख रहा है, ये आपका पूरा फिनॉल दिख रहा है, तो मतलब फिनॉल भी प्रेजेंटेड और न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट भी इसमें मिलेगा। तो हमारे आंसर हो जाएंगे इसमें A, B and D। ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसके अंदर ये तीनों के तीनों ऑप्शन गिवन हो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग के ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस काफी टाइम से अभी चले हैं, क्वेश्चंस पिछले साल भी पूछे गए थे, तो हो सकता है आपके जो बाकी पेपर बचे हैं 4, 5, 6 को जो पेपर होना है उसमें कंपाउंड दूसरा आ जाए और पूछ ले कौन कौन सा सेम क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है। तो बस आपको स्ट्रक्चर अगर पता है तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और बस ये पता रहना चाहिए कि रिएजेंट कहाँ पर रिएक्शन देते हैं। ठीक, चलो 14th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल शो जेल्डाल टेस्ट। तो जेल्डाल टेस्ट कौन सा देगा, ओके तो हमारे पास 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मतलब इनके पहले प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे हमें। चलो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। LiLH4 A है, B है क्या NH2 NaNO2 HCl, C है आपके पास CH2CN SnCl2 HCl, और D है आपके पास CnH2Na।
ठीक है। तो आपसे बोल रहे हैं इनमें से जो प्रोडक्ट बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल नॉट शो जेल्डाल टेस्ट, कौन सा जेल्डाल टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, जेल्डाल टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो जेल्डाल जो हमने वहां लिखा हुआ है, मतलब जो एग्जाम में आया हुआ है, जेल्डाल टेस्ट किसके लिए यूज करा जाता है, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन के लिए ये टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो हमारे जेल्डाल टेस्ट देते हैं, एक्सेप्ट ध्यान रखना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये जेल्डाल टेस्ट देते हैं, एक्सेप्ट अगर NO2 ग्रुप होगा ये जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा, और जो हमारी कोई रिंग है, सपोज आपने एक पाइरिडीन सुना है, कोई सी भी आपके पास रिंग होगी, समझ लो, कोई सी भी आपके पास रिंग होगी, अगर रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन है अगर वो उस रिंग का पार्ट है, नाइट्रोजन क्या है, उस रिंग का पार्ट है, मतलब यहाँ कार्बन होना चाहिए था पर कार्बन नहीं है, उस रिंग का पार्ट अगर नाइट्रोजन है वो भी जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा। और एजो ग्रुप्स, एजो मतलब जानते हो तुम, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एजो ग्रुप्स जेल्डाल टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, बाकी इनके अलावा कहीं पर भी नाइट्रोजन ग्रुप अगर आपको मिले तो वो हमारे जेल्डाल टेस्ट देगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो जेल्डाल टेस्ट कौन कौन से नहीं देते हैं, नाइट्रोजन, वैसे जेल्डाल टेस्ट यूज करते हैं नाइट्रोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, बट इन कंपाउंड्स के अंदर जेल्डाल टेस्ट नहीं मिलता है। NO2 में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है पर नहीं मिलता, रिंग होगी और रिंग का पार्ट अगर नाइट्रोजन होगा यहाँ भी नहीं मिलता, और एजो कंपाउंड के अंदर भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, CH2 NH2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ NH2 प्रेजेंट है, कोई है नहीं, तो मतलब ये जेल्डाल टेस्ट देगा। NaO2HCl क्या देगा, ये तो पता ही आप लोग को, डाइजोनियम सॉल्ट देगा, N2+Cl-, तो एजो ग्रुप आ गया, मतलब ये जेल्डाल टेस्ट नहीं देगा। SnCl2HCl क्या करता है, ये याद करो, CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। CN को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है SnCl2। यहाँ तो नाइट्रोजन है ही नहीं तो ये भी नहीं देगा, और इसमें रिडक्शन होगा, CN के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, CH2 NH2, तो यहां पर भी NH2 ग्रुप आ गया, ये भी देगा। मतलब इस बार फर्स्ट और डी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फर्स्ट का प्रोडक्ट होगा और डी का प्रोडक्ट होगा, ये हमारी जेल्डाल रिएक्शन देंगे। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स जेल्डाल रिएक्शन नहीं देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये वाले ग्रुप्स जेल्डाल टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, सॉरी क्लियर हो गया इतना? Now next question number 16. Question 16 बोल रहा है which method is used for the separating glycerol from spent lane soap industry। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट NCERT की लाइन का क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, जनरल GOC के अंदर हमने बात करी हुई है इसके अंदर, जब हमने प्यूरिफिकेशन के मेथड सीखे थे। कौन सा होता है, सिंपल है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर बोलो, वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलो, सेम चीज है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो ऑप्शन हमारा सामने है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, डायरेक्टली हमें पता है वैक्यूम डिस्टिलेशन कहां पर यूज करता है, उन कंपाउंड्स के लिए करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा, पर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो जाता है, दूसरे में डिकम्पोज हो जाते हैं। समझ लो, जैसे सपोज A है, A का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, A का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 300 डिग्री सेल्सियस, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, A का बॉइलिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेपर कब बनेगा, इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले लिक्विड को वेपर में बनाओ, फिर दोबारा कंडेंस करके लिक्विड बनाओ, ये तो प्रोसेस होता है ना। पर सोचो A के जो वेपर बनेंगे 300 डिग्री सेल्सियस में वेपर बनेंगे, पर A की एक और प्रॉपर्टी है, A की क्या प्रॉपर्टी है कि वो अगर 200 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही पहुंचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू B में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सोचो इसके वेपर्स बनाने थे मुझे A के, और प्रोडक्ट में भी क्या चाहिए, A चाहिए, पर इसके वेपर कितने में बन रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस में बन रहे हैं। पर 200 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, अगर A को हमने गरम करा 200 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचा, A किस में कन्वर्ट हो गया, B में कन्वर्ट हो गया। तो भाई अब तो A रहा ही नहीं, अब A रहा ही नहीं है, तो भाई प्योर किसको करोगे, हमारा टारगेट ये था कि A को प्योर करना, पर प्योर कितने में होता है, वो 300 डिग्री सेल्सियस में होगा, जब वेपर बनेंगे तभी तो जाके डिस्टिल होगा, समझ लो, मतलब कंडेंस होगा। पर वो 300 पहुंचा ही नहीं, 200 में पहुंचने के साथ साथ वो दूसरे कंपाउंड में डिकम्पोज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज करते हैं, जो क्या होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या हो जाए, दूसरे कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी का एग्जांपल है जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर
रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं आपका विच इज द मोस्ट एक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन जनरल प्रैक्टिस के अंदर बहुत बार करा रखा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होता है? इन टाइप के एल्डिहाइड्स कीटोन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक, या फिर सिंपल कहो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और सिंपल सी कंडीशन है, जो ग्रुप होने चाहिए यहाँ पर क्या होने चाहिए? लेस बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, लेस बल्की ग्रुप होना चाहिए, लेस बल्की ग्रुप होना चाहिए। तो देख लो CO ग्रुप सभी में दिख रहा है, CO 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 CO, C वाला क्या है? CH3 COH ये है C वाला, और D वाला क्या है? CH3 CO CH3 ये। तो देख लो लेस बल्की ग्रुप कहाँ दिख रहा है? तो इसी में दिख रहा है दोनों तरफ, एक तरफ CH3 एक तरफ H है। इसमें क्या है? CH3 CH3 है, और इसमें और बल्की हो गए, समझ लो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ये वाला। अगर बाय द वे HCHO होता तो वो और ज्यादा रिएक्टिव होता, HCHO, क्योंकि देखो और लेस बल्की ग्रुप आ गए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कंडीशन ये है, जितने कार्बोनिल ग्रुप के चारों तरफ लेस बल्की ग्रुप जुड़े होंगे उतना क्या होगा? वो स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो हैवियर ग्रुप जुड़े हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? C होगा, C के बाद कौन होगा? D, D के बाद B, और B के बाद क्या होगा? A होगा। अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ते जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन में H2 डाल रहे हैं, A मिल रहा है, और A में फिर Cl2 डाल रहे हैं, B मिल रहा है। क्या करवा रहे हैं? क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। आपको बोल रहा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन पकड़नी पड़ेगी। तो सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन कौन सी होती है? ये वाली रहेगी, ये तो नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगा? CH3 तो नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा? एक और कार्बन लगाना पड़ेगा। तो यस, तो ये हमारी सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन है। तो ये वाला कार्बन देखो, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन। तो देखो चार अलग ग्रुप से जुड़ा है। यहाँ पर CH3 है, H बना देते हैं, एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 एक तरफ H है, और एक तरफ ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो एल्कीन भी और सिंपलेस्ट है, इसके बाद बाकी एल्कीन होते रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें क्या करा रहे हो? H2 डाल रहे हो। तो H2 डालोगे तो पता है तुम्हें डबल बॉन्ड क्या दे देगा? वो C2H5 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? H2Ni डाल रहे हो ना, तो एडिशन हो जाएगा, H एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। अब इसमें करा रहे हैं क्लोरीनेशन। इसमें क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, पर दिस इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इस कार्बन के इधर भी C2H5 ग्रुप जुड़ गया, इधर भी C2H5 ग्रुप जुड़ गया है। समझ लो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन सा होता है? जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। पर यहाँ पर इस कार्बन, अभी जो ये वाला कार्बन देख रहे थे ना, यहाँ पर तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार अलग ग्रुप है, पर यहाँ पर ये वाला ग्रुप C2H5 और ये भी तो भाई C2H5 है ना, ये दो ग्रुप सेम आ गया है। तो मतलब इट इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप। ठीक है, अब इसमें करा रहे हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन कराएंगे तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या क्या मिल सकता है हमें? तो क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अच्छा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है, समझ लो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है। तो सोचो क्लोरीन ऐड करेंगे तो कहाँ का मिल सकता है? चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन यहाँ मिल सकता है, एक तो CH2C, ये C2H5 हो गया, ये C2H5 हो गया, और यहाँ क्या मिल गया? क्लोरीन मिल गया। ये पॉसिबल है एक। और क्या पॉसिबल है? क्लोरीन उठ के यहाँ मिल सकता है, यहाँ पर मिले, या देखो इस C2H5 को ऐसा लिख दूं मैं CH2CH3, तो चाहे यहाँ पर मिले चाहे यहाँ पर मिले, ये दोनों पॉइंट एक ही है ना। देखो ये वाली पोजीशन भी 1 2 3 1 2 3, समझ लो, ये मतलब चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले, बात एक ही रहेगा, प्रोडक्ट एक ही रहेगा। तो एक प्रोडक्ट ये वाला बना देता हूँ, CH3CH, CH2CH3, और ये हो गया CH2, और यहाँ क्या हो गया? CH2, और यहाँ क्या मिल गया? Cl मिल गया। ठीक है, अब एक बार क्लोरीन यहाँ भी मिल सकता है, और यहाँ पर मिले चाहे यहाँ पर मिले, ये दोनों पोजीशन सेम है। समझ लो ये सेम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ना 1 2 3 जो ज्वाइंट वाला कार्बन है, यहाँ से भी 2 कार्बन है, यहाँ से भी 2 कार्बन है। अब तुम यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, नाम तो सेम आएगा। सिमिलरली चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, नाम सेम आएगा। तो चलो एक यहाँ बन सकता है, यहाँ बना देते हैं CH3CH, CH2CH3,
CH3 और इस बार क्लोरीन यहाँ मिल गया, और एक पॉसिबिलिटी है क्लोरीन यहाँ मिल जाए, हो गई 1 2 3 4, ये 4 पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ ये दोनों वाली पॉसिबिलिटी, ये दोनों वाली, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो क्लोरीन को उठाओ, यहाँ जोड़ो, क्या बनेगा CH3CH, ये हो जाएगा। इसको C2H5 लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ क्या जोड़ देता हूँ क्लोरीन, और इसको भी क्या लिख देता हूँ, H हट जाएगा यहाँ से C2H5, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर हम मोनोक्लोरीनेशन करें तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पर बोल नहीं रहा है, केवल बोल रहा है कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे हमारे, 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करो, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स को अगर इंक्लूड करने का क्वेश्चन आ जाएगा तो जरा देखो ध्यान से, स्टीरियो आइसोमर्स किस किस में पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स कहाँ पॉसिबल होते हैं, जहां पर कायरल सेंटर होगा। तो कायरल सेंटर यहां तो नहीं है, पर यहां पर दिख रहा है आपको कायरल सेंटर, यहां पर आपको दिख रहा है ना कायरल सेंटर, कौन सा, ये वाला। यहां पर अगर जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप, और चौथा क्या है, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होने के कारण कितनी कॉन्फिगरेशन होती है, 2 कॉन्फिगरेशन RS। तो यहाँ पर 2 कॉन्फिगरेशन पॉसिबल है RS, समझ लो। वैसे तो 4 आंसर आ गया, पर अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो कि स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, स्टीरियो टोटल आइसोमर्स बताओ, क्या आपसे आ जाए टोटल प्रोडक्ट्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल प्रोडक्ट्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। बाय द वे ऐसा क्वेश्चन हो यही क्वेश्चन में, वैसे हमने, चलो ये सब बिटा देता हूं, वैसे हमने बता दिया कितने प्रोडक्ट होंगे हमारे पास, 4 प्रोडक्ट्स होंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो बाय द वे टोटल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, ये बस मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस, तो अभी एक्यूरेट क्वेश्चंस नहीं पता है, पर यहाँ ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा गया हो इसमें टोटल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखो जरा, यहाँ पर तो कोई कायरल नहीं है, तो ये तो इसको एक ही काउंट करेंगे। यहाँ पर जब देखोगे तो देखो एक कायरल सेंटर ये है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, 1 2 3 और एक ये 4 बता रखे। तो 4 डिफरेंट ग्रुप होने से इसके कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे RS कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, तो इसके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें जरा देखो कितने कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर ये वाला हो गया आपका, एक कायरल सेंटर ये वाला हो गया। तो देखो 2 कायरल सेंटर है इसमें, एक ये वाला भाई, एक ये वाला ग्रुप, दूसरा ये बड़ा वाला, तीसरा ये CH3 और चौथा हाइड्रोजन ग्रुप। सिमिलरली ये वाला एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ये बड़ा वाला और चौथा हाइड्रोजन ग्रुप। ये होता है ना ऐसा कार्बन जो 4 X Y A B जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, उसी को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हैं, और अगर 2 कायरल सेंटर हैं तो हमारे कितने होंगे, तो इसके 2 की पावर n, फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको, कितने इसमें पॉसिबल होंगे, 4 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 4 इसमें एनेंटियोमर्स बन जाते हैं, 4 एनेंटियोमर्स पॉसिबल हैं। और इसमें देखो इसमें क्या कोई कायरल है, तो नहीं है कायरल, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम आ गया, तो इसके लिए एक ही पॉसिबल है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसके लिए कितना पॉसिबल है, केवल एक ही पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों क्या बन गया आपस में, ये दोनों देखो सेम ग्रुप है, ये C2H5 मतलब यहाँ पर कायरल नहीं है। तो अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए तो टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, इसका 1, इसके 2, इसके 4, इसके 1, तो काउंट कर लो 4 6 और 2 8, टोटल कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे हमारे, 8 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोलेगा तो। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस बेसिक अगर आपके पास नॉलेज है तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस सेगमेंट के अंदर जो ये वाला पेपर है हमारा 3 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का, इसके अंदर मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल हैं फिलहाल, तो मैंने इतने क्वेश्चन के आपको डिस्कस करा दिए हैं। बाद में और क्वेश्चन अगर मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे तो मैं बाकी क्वेश्चंस का भी आपको डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो, और हम मिलते हैं अपने इसके इवनिंग शिफ्ट, हमारा 3 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का हो गया पेपर, इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के अंदर हम मिलने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू।